जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। फिर हाजिर हूं आपके सामने इस हफ्ते एक नई कहानी के साथ। दर्शकों, भारत के संयुक्त परिवारों में, जॉइंट फैमिलीज में सास बहू के बीच, ननंद भाभी के बीच, देवरानी जेठानी के बीच नोक-झोंक होना, झगड़ा होना एक आम बात है। लेकिन आज की कहानी ऐसी है जहां पर ऐसी ही एक पारिवारिक नोक-झोंक की वजह से, एक देवरानी जेठानी की लड़ाई की वजह से एक आदमी फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है और उसे सजाए मौत दे दी जाती है। ये कहानी 12 मार्च 1993 को हुए मुंबई बम धमाके से जुड़ी हुई है। मुंबई में जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे उससे जुड़ी हुई है। और ये कहानी मैं आज आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसी हफ्ते उन धमाकों को 33 साल पूरे हुए हैं। 12 मार्च 93 की दोपहर को मुंबई के 12 अलग अलग ठिकानों पर बम फटे थे, जिनमें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, काथा बाजार, शिवसेना भवन के सामने के पेट्रोल पंप, सीरॉक होटल और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया था। उन हमलों में 257 लोग मारे गए थे और करीब 750 लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच जब मुंबई पुलिस ने शुरू की तो पता चला कि इन धमाकों को अंजाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का इस्तेमाल करके अंजाम दिया था। और दाऊद इब्राहिम ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए टाइगर मेमन की मदद ली थी। टाइगर मेमन एक स्मगलर था जो सोने चांदी की स्मगलिंग किया करता था और उसका एक अपना नेटवर्क था। दुबई से आने वाले, दूसरे देशों से आने वाले कंसाइनमेंट्स को लैंड करवाने का। गुजरात में भी लैंडिंग करवाता था, फिर मुंबई से सटे कोंकण के तटों पर भी उसकी लैंडिंग होती थी। लेकिन इन धमाकों के लिए इस बार उसने सोने चांदी के बजाय काले बारूद की लैंडिंग करवाई। काला बारूद यानी आरडीएक्स। और जो बम फटे, उन तमाम बमों को माहिम इलाके में, जिस इमारत में टाइगर मेमन रहता था, वहां की पार्किंग में उन बमों को तैयार किया गया था। और उसके बाद स्कूटरों में भर भर के शहर के अलग अलग इलाकों में उन बम को प्लांट कर दिया गया था। और जब ये धमाके हुए, जब 12 मार्च 93 की दोपहर को, जब मुंबई शहर में चीख पुकार मची हुई थी, जब मुंबई शहर जल रहा था, उससे कई घंटों पहले टाइगर मेमन अपने भाइयों के साथ, याकूब मेमन, सुलेमान मेमन और दूसरे भाइयों के साथ और उनकी पत्नियों के साथ मुंबई से उड़न छू हो चुका था। वो पहले ही दुबई पहुंच गया था और फिर वहां से वो कराची चला गया। अब चूंकि ये सारा कुछ जो है पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की शह पर हुआ था, इसलिए आईएसआई जो है पाकिस्तान में खातिरदारी कर रही थी टाइगर मेमन की। उसके रहने, खाने, ठहरने का सारा प्रबंध जो है आईएसआई की ओर से ही हुआ था। और टाइगर मेमन ही था जो कि आईएसआई के साथ लाइजनिंग कर रहा था। अब यहां पर जो किस्सा सुनाते हैं डी कंपनी से जुड़े हुए लोग, मुस्तफा डोसा ये भी इस मामले में एक आरोपी था, उससे जुड़े हुए लोग, जो कहानी मैंने सुनी वो कहानी किसी चार्जशीट में नहीं है, किसी रिमांड एप्लीकेशन में नहीं है या किसी दूसरे पुलिसिया दस्तावेज में नहीं है। उसके मुताबिक टाइगर मेमन की पत्नी शबाना की याकूब मेमन की पत्नी राहीन के साथ में नहीं जमती थी। देवरानी जेठानी दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था, खटपट होती थी। शबाना राहीन पर ताने कसती थी और कहीं ना कहीं इंफीरियर फील कराने की कोशिश करती थी राहीन को। रोज झगड़े होते थे और राहीन फिर याकूब मेमन से किटकिट करती थी, उससे झगड़ती थी। और एक बार तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया शबाना और राहीन के बीच में। उसके बाद राहीन याकूब पर भड़क उठी और कहा कि हम कब तक इनके टुकड़ों पर पलेंगे, हमें इनसे अलग हो जाना चाहिए। और याकूब मेमन इस घरेलू झगड़े की वजह से इतना परेशान था कि उसे भी लगा कि भारत वापस लौट जाना ही ठीक है। उसने कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों से सलाह ली और उसे लगा कि
जितने गंभीर आरोप टाइगर मेमन या दाऊद इब्राहिम के ऊपर हैं, वैसे गंभीर आरोप उस पर नहीं है। हो सकता है कि अगर कल को वो भारत जाकर सरेंडर हो जाता है तो मुकदमा चलने के बाद उसे बरी कर दिया जाए, और अगर सजा भी दी जाती है तो कुछ साल जेल में रहने के बाद वो बाहर आ सकता है। तो ऐसा कुछ उसका कैलकुलेशन था, तो इसके बाद वो भारत आ जाता है। अब भारत में उसकी गिरफ्तारी को लेकर दो तरह की कहानियां हैं। एक दावा सीबीआई का है कि उसको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, दूसरी कहानी यह है कि उसने खुद आकर सरेंडर किया। जो भी हो, लेकिन बॉटम लाइन यह है कि वो भारत आ गया। और भारत क्यों आया, उसके पीछे की अनऑफिशियल कहानी यह बताई जाती है देवरानी जेठानी के झगड़े की। पीछे से बाद में उसका परिवार भी आ गया, राहीन और बाकी के परिवार के सदस्य भी आ गए, दूसरे भाई भी आ गए टाइगर मेमन के। और फिर जब याकूब मेमन भारत आया तो मुंबई की विशेष टाडा अदालत, जिसे कि आर्थर रोड जेल के प्रेमाइसिस के अंदर ही बनाया गया था, उस विशेष टाडा अदालत में मुकदमा चलता है। और मुकदमे में फैसले वाले दिन याकूब मेमन को जज पीडी कोदे बमकांड की साजिश में उसकी भूमिका को देखते हुए उसे सजाए मौत सुनाते हैं। मैं उस वक्त अदालत में ही मौजूद था जब ये सजा सुनाई गई। याकूब मेमन मेरे पास में ही मेरे पीछे की तरफ जो कटघरा था जहां पर तमाम आरोपियों को रखा गया था, वहां पर बैठा हुआ था। और फैसला सुनते ही उसने अपना आपा खो दिया। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और बड़बड़ाने लगा कि टाइगर सही कहता था, तेरे को जाना नहीं चाहिए, तू पागल है, तेरे को मार देंगे। तरह तरह की बातें जो है वो बड़बड़ाने लग गया और उसको काबू में करना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे जो जेल का स्टाफ था उसको काबू में लाया याकूब मेमन को, और फिर उसको उसके बैरक में ले गया। ये बात है 2006-07 की, जब मुकदमे पर फैसला सुनाया जा रहा था। उसके बाद 2015 में 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को नागपुर की जेल में फांसी दे दी जाती है सुबह 7 बजे। मैं नागपुर भी गया था और उस पूरी रात जो ड्रामा चला वो पूरे देश ने देखा। शायद ही बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा कि जब किसी आरोपी की फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे अपने दरवाजे खोल दिए। देश के कई प्रतिष्ठित नामी गिरामी लोगों ने एक पिटीशन तैयार किया, एक याचिका तैयार की। कई सेलिब्रिटीज भी उसमें थे जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि याकूब मेमन को फांसी ना दी जाए। कई सारे ग्राउंड्स रखे गए। उस दौरान एक आर्टिकल भी जो है वो काफी वायरल हुआ, सर्कुलेट हुआ, और एक पब्लिकेशन ने उसको छापा। बी रमन नाम के एक रॉ के अधिकारी थे। उन्होंने भी कहा था कि जिस तरह का कॉपरेशन याकूब मेमन ने हमारी एजेंसियों के साथ दिखाया है और साजिश के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी है, उसके मद्देनजर याकूब मेमन फांसी लायक जो है आरोपी नहीं लगता। वो लेख जो है इंटरनेट पर मौजूद है, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। खैर, जो कुछ भी है, 3-4 घंटे तक ये सुनवाई चली रात को सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि याकूब मेमन को फांसी दी जाए। और सुबह 7 बजे पौ फटने से पहले ही याकूब मेमन को फांसी दे दी जाती है नागपुर जेल की 4 दीवारी के भीतर, जो फांसी यार्ड है वहां पर। उसके बाद वहीं पर उसका पोस्टमार्टम होता है और इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से, मैं भी उसी फ्लाइट में सवार था, उस फ्लाइट से उसे मुंबई लाया जाता है। मुंबई में उसके शव को उसी माहिम इलाके के उसके घर पर ले जाया जाता है जहां पर वो रहता था। और उस वक्त लाखों लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ता है उसके शव को देखने के लिए। उस इलाके के भी लोग थे और दूसरे इलाके से भी लोग आए थे। उसकी शव यात्रा की इजाजत जो है पुलिस नहीं देती। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया खुद वहां पर मौजूद होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनके लिए एक पूरा सर्कल कंप्लीट होने जैसा था, क्योंकि इस मामले का खुलासा भी राकेश मारिया ने ही किया था। इस मामले की जो शुरुआती जांच अधिकारी थे वो राकेश मारिया ही थे, और उन्होंने ही सबसे पहले मेमन परिवार की भूमिका को उजागर किया था उसी माहिम वाले घर से। और आज उसी माहिम में याकूब मेमन की लाश थी और राकेश मारिया वहां पर बतौर पुलिस कमिश्नर मौजूद थे क्राउड को हैंडल करने के लिए। फिर शाम को एक एम्बुलेंस में बड़ा कब्रिस्तान
नाम की जगह है दक्षिण मुंबई में। वहां पर याकूब मेमन के शव को ले जाया जाता है। वहां पर भी लाखों की तादाद में लोग आते हैं और फिर उसको दफन किया जाता है। तो ये कहानी थी कि किस तरह से भारतीय घरों में होने वाली देवरानी जेठानी की लड़ाई, वो जो कलह थी, जो क्लेश था, ऐसा ही एक क्लेश किसी के फांसी के फंदे तक पहुंचने का कारण बना। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।